प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के समस्त छात्राओं को प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम से अवगत कराएंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे। देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से राजनीतिक पहलू आपको इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे और इस पेपर के तहत पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक की बात करते हैं। जो हमारा ये पेपर है बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसकी हम चर्चा पर करेंगे, आप सबके साथ करेंगे और देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं हम बीए तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पर, और जिसका प्रश्न पत्र है वो भारतीय राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से आपको इस सिलेबस के अंतर्गत बताए जाएंगे। उन सब की चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से आप तक करेंगे और आपको इससे अवगत कराएंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत भारतीय राजनीति से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकालीन हो, या फिर हम कह लीजिए हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। तो पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि भारतीय राजनीति में बैकग्राउंड इसका क्या है, कहां से लिया गया है, इसके बारे में वो समस्त अध्ययन किया जाएगा। इसको जब हम चर्चा करते हैं तो इसको दो स्रोतों में देखते हैं। एक तो साहित्य सामग्री के स्रोत में, और दूसरा स्रोत है वो है पुरातात्विक सामग्री स्रोत के अंतर्गत जितने भी तथ्य इसमें समाहित हैं, जितने भी, चाहे वो वेद पुराण हो, चाहे वो महाकाव्य हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे मनु की मनुस्मृति हो, यानी कि कहने का मतलब मेगस्थनीज की इंडिका हो, यानी जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबका सार संग्रह इस भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। इसके अंतर्गत उन राजनीतिक चिंतन की बात की जाएगी जो आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल, 5 साल पहले की जो घटनाएं हैं उन सब का जिक्र इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो भारतीय राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारक के रूप में जो पहला चैप्टर है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उन सब की चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से किया जाएगा और आपको भारतीय राजनीतिक विचारक के से इंट्रोडक्शन के रूप में परिचित कराया जाएगा। अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो दूसरा चैप्टर है मनु। मनु की जब चर्चा करते हैं, तो आचार्य मनु की बात करते हैं, तो मनु ने जो सामाजिक व्यवस्था की संरचना की है, मनु से जुड़े हुए जो उनकी दंडात्मक व्यवस्था है, उनके जो सप्तांग सिद्धांत हैं, उनके जो मंडल सिद्धांत हैं, उनके जो राज्य के कार्य हैं, उनका जो राजा, जो जिस राजा की कल्पना की, उन सब को इससे अवगत आपको कराया जाएगा। ठीक, तीसरे चैप्टर की चर्चा करते हैं, तो वो है आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य की जिसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये जान लीजिए कि आचार्य विष्णुगुप्त को हम निम्न नामों से जान सकते हैं। अब आचार्य विष्णुगुप्त की बात करें तो इससे जुड़े हुए भी आचार्य विष्णुगुप्त, इनके विष्णुगुप्त जो है इनके बचपन का नाम है, इनका वास्तविक नाम है, और कौटिल्य भी इनका नाम है और चाणक्य भी इनका नाम है। ठीक, तो विष्णुगुप्त जो है वो मेन नाम है, कौटिल्य इनके पिता के संबंधित जो तथ्य है उससे जुड़ा हुआ है, और चाणक्य इनकी बुद्धिमत्ता केवल उससे लिया गया है।
एक गोत्र से संबंधित है और दूसरा पिता के नाम से संबंधित है। तो कहने का मतलब इनके 3 नाम है, 3 रूप से विख्यात है। इनके द्वारा भी जो प्रतिपादन किया गया है, चाहे वो सप्तांग सिद्धांत की बात की जाए, चाहे वो मंडल सिद्धांत की बात की जाए, इन्होंने भी मंडल सिद्धांत की चर्चा की है, इन्होंने सप्तांग सिद्धांत की बात की है, इन्होंने षाटगुंड नीति की बात की है। इनका राजा कैसा होगा, उसके कार्य क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे, उन समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व समाहित हैं। तो ये भारतीय राजनीतिक चिंतन विचारकनी की प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये चैप्टर आएगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय भी एक ऐसे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जिन्हें एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ कार्य ऐसे किए गए, जैसे सती प्रथा का अंत इन्होंने किया, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की, और इन्हें पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है, अर्थात भारतीय पुनर्जागरण के ये प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए कई तथ्य हैं जिनके सामाजिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। अब अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो स्वामी विवेकानंद का होगा। स्वामी विवेकानंद की जब हम चर्चा करेंगे तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत ही अल्प आयु में इन्होंने संपूर्ण देश को एक संदेश दिया था, पूरे विश्व को एक संदेश दिया था, और वो संदेश था धर्म का संदेश। ठीक, तो इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, इनके द्वारा जो 1893 का शिकागो सम्मेलन है पूर्ण रूप से प्रभावित किया, जनता वहां से लोग इनसे प्रभावित हुए। वहां पहुंचने तक इन्हें तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने 1893 का जो शिकागो सम्मेलन है, जो जॉन हेनरी राइट के अपील पर उनको उस शिकागो सम्मेलन में शामिल होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, वहां पर जब इन्होंने शामिल होने के दौरान उन्होंने जो प्रक्रिया को अपनाया था, अर्थात कहने को संबोधन जो प्रक्रिया थी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसके अंतर्गत देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने संबोधन के दौरान कहा था कि समस्त भ्रातृगण एवं भगिनी, यानी अमेरिका वासियों को कहा कि समस्त अमेरिका भाई एवं बहनों। तो इस तथ्य को, इस संबोधन को वहां के लोग इतना पसंद किए, इतना उनको लाइक किए कि जहां उन्हें एक शिकागो सम्मेलन में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं थी, वही देश में वो वहां पर लगभग 3 वर्षों तक धर्म का प्रचार प्रसार किया और वहां के लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद से इनकी अल्प आयु में 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक सामाजिक विचारक के रूप में, भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में एक बहुत ही विख्यात और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये जो एक बार किसी पुस्तक या किसी लेख को अगर कंठस्थ कर लेते तो आजीवन इनकी मस्तिष्क में वो बना रहता था। तो बुद्धि के क्षेत्र में, विवेक के क्षेत्र में भी इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इन्हें युवकों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, अगले चैप्टर में है अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष की जब चर्चा की जाती है तो अरविंद घोष एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अध्यात्म को प्राथमिकता दी है। किसको प्राथमिकता दी है? इन्होंने अध्यात्म को प्राथमिकता दी। अध्यात्म के अंतर्गत क्या क्या बताया है कि किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, समाज को किस तरह से मोक्ष की प्राप्त करने के लिए एक नए तरीके पे किस तरह से उसे अपने लौकिक जीवन को एक मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाना है। उन तमाम सारी चीजों का इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं अरविंद घोष, उस पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाला है। अब आगे हम चर्चा करते हैं मानवेंद्र नाथ राय की बात करें
तीसरे चैप्टर, अगले 7वें चैप्टर के रूप में जो है वो मानवेंद्र नाथ राय, जिन्हें हम एम एन राय के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी मानववाद और नव मानववाद जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है। मानववाद के रूप में और नव मानववाद के रूप में इन्होंने उस पर विचार विमर्श किया है, उसकी चर्चा पर चर्चा की है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अगले क्रम में देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में नाम आता है, जिनका मोहनदास करमचंद गांधी का, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रभाव है, जो इनकी प्रकृति है, जिस तरह से इन्हें भारत जैसे देश को स्वराज्य की स्थिति तक पहुंचाया है, उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो सत्याग्रह की बात की जाए, चाहे वो अहिंसा की बात की जाए, या फिर सत्य अहिंसा सत्याग्रह जैसे चीजें, या इन सारे तथ्यों की अगर चर्चा की जाए तो इनके माध्यम से हम देख सकते हैं इन्होंने जो बताया है, जो राह अपनाई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें हम इनके माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इनके द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, इन्होंने आंदोलन तो कई चलाए, इसमें से प्रमुख आंदोलन 3 थे। वो थे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 3 आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की परिकल्पना की गई। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, डू एंड डाई, यानी आजादी के लिए कुछ भी करो, करो या मरो की स्थिति बताई थी। तो ये कह सकते हैं कि गांधी जी से जुड़े हुए तथ्य मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से लेकर आऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। अगले क्रम में देखते हैं जो महत्वपूर्ण विचारक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी चर्चा जब हम करते हैं तो देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में इस तरह से प्रसिद्ध हुए हैं कि जो इन्होंने आजादी के बाद इन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनको जाना गया है, इनको समझा गया है। और उस समय जो हमारे यहाँ नाजुक स्थिति थी, राष्ट्र की नाजुक स्थिति, देश की नाजुक स्थिति, उसको किस तरह से इन्होंने संभाला है, ये सारा श्रेय इनको जाता है। इनके द्वारा जो विदेश नीति की बात की गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा जो गुट निरपेक्षता की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका भी हम बाकायदे इसका जिक्र करते हैं। और ये सारी चीजों का, ये सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो ये मोटा तौर पे हम देख लेते हैं किससे क्या जुड़ा हुआ है, वो चीज हम आपके सामने जिक्र करते हैं और उसकी चर्चा हम चैप्टर के माध्यम से करते जाएंगे। अगले चैप्टर के रूप में देखते हैं अब अगले चैप्टर के रूप में देखते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, इसके अंतर्गत अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम जान ले तो स्वतंत्र भारत के लिए जो एक संविधान मिला है उसके शिल्पकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। लाखों करोड़ों दलितों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने जो दलित उद्धार हेतु जो कदम उठाए थे भारतीय समाज के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे, उसके नाम से ये विख्यात हैं। तो इनसे जुड़े हुए, चाहे वो पूना पैक्ट की बात करें, या फिर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, या फिर 1956 का जो इन्होंने नागपुर सम्मेलन किया था, जो धर्म परिवर्तन की बात की, तो उसकी सब, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए सारे तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो अगला लास्ट चैप्टर जो हमारा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को किस रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जब चर्चा की जाती है तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि ये एक ऐसे विचारक हैं जो समाजवाद के प्रतिपादक हैं। समाजवादी प्रवृत्तियों को इन्होंने जन्म दिया, समाजवाद को लेकर इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किए भारतीय समाज में,
और जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से प्रभावी रहा। इनके जन्म स्थल की बात करें तो इनका जन्म स्थल पहले पूर्वज बताया जाता है राजस्थान में रहते थे, फिर आके मिर्जापुर में रहने लगे, मिर्जापुर से फिर ये जाके फैजाबाद में रहने लगे। तो कहने का मतलब इनकी जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ तथ्य है, और जो इनके साथ लोहिया शब्द जुड़ा हुआ है, ये बताया जाता है कि इनके यहाँ लोहे के कारखाने के कारण इनके साथ नाम के साथ एक लोहिया टाइटल जुड़ गया है। ठीक, इन्होंने चौखंबा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और सप्तक्रांत की बात की है। तो ये सारी चीजें तथ्यों का अध्ययन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये हमने जो आपके सामने लगभग 11 चैप्टर रखे हैं, तो 11 चैप्टर ये बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित हैं। तो इन सब तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे और संपूर्ण जानकारी आपको ये चैप्टर बाय चैप्टर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगले टर्न पर, अगले टॉपिक पर फिर हम चर्चा करते हैं अगली क्लास में। तब